तो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जिस भी समय आप देख रहे हो, सोते समय देख रहे हो तो फिर काफ़ी अच्छा है, और अगर सुबह शुरुआत में देख रहे हो तो फिर भी काफ़ी अच्छा है। बीच में देख रहे हो तब भी औसम है। और मेरे लिए पता है स्टार्टिंग करना कितना मुश्किल होता है, बिकॉज हर चीज़ की शुरुआत कितनी मुश्किल होती है। मैंने ये पॉडकास्ट जब शुरू किया मैंने 8 या 9 टेक्स ले चुका हूँ, और ये शायद मेरा परफेक्ट टेक हो या नहीं हो ये मुझे नहीं पता। तो फिर मैं शुरुआत कर रहा हूँ, और शुरुआत करना बहुत मुश्किल होता है। तो आज हम बात करेंगे शुरुआत करने की अपने आप की, अपने अंदर की उस इंसान की जो जिसने बचपन में तो काफ़ी सारे सपने देखे थे, बट वो आज शुरुआत करने से डरने लगा है। बचपन में शुरू करना कितना आसान होता था ना, कि किसी भी चीज़ को हम लोग बस शुरू कर देते थे। लाइक मेरे को बचपन में याद है कि मैं बचपन में मैं ज़मीन पे रहता था। ज़मीन यानी सब ज़मीन पे रहते हैं। तो मैं एक ऐसी जगह से आता हूँ जहाँ पे आसपास कुछ भी नहीं है, यानी कि नदी वदी भी नहीं थी। तो फिर नदी भी शायद 60 या 70 किलोमीटर, 60 या 70 यानी 60 to 70 किलोमीटर, और अगर माइल्स में ले जाए तो 45 या 40 माइल्स के आसपास, तो फिर उतना दूर हुआ करती थी। तो फिर मैं कभी तक गया नहीं था। तो फिर किस्मत से या फिर कह लो इत्तेफाक से मैं इस जगह पे आया। मेरे पापा को आना पड़ा उनकी जॉब की वजह से। तो फिर मेरे पापा जब यहाँ पे आए तो मैंने देखा फर्स्ट टाइम मेरा समंदर से सामना हुआ। और समंदर से जब सामना होता है ना, और बिलीव मी जब समंदर से सामना होता है ना, तो फिर काफ़ी छोटा लगने लगता है। कि सोचो कि इतनी बड़ी चीज़ तुम्हारे आगे खड़ी है, और तुम उसके सामने लाइक तुम जो चींटियों को देखते थे और लगता था कि ये काफ़ी छोटी हैं, अब तुम्हें चींटियों जैसा फील होने लगता है। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ बड़ी बिल्डिंग पे चढ़ने पे होता है। मैं काफ़ी ज़्यादा अमेज़्ड हो जाता हूँ ये सब चीज़ें देख के, और लगता है कि यार कितनी दूर निकल आया हूँ मैं, कितना आगे पहुँच गया हूँ। मुझे यहाँ पहुँचना नहीं था, पता नहीं मैं कैसे पहुँच गया हूँ। तो बस ऐसा था कि मेरे को शुरुआत करनी थी, और शुरुआत आसान नहीं होती। जैसा मुझे 9 टेक्स बस एक सिंपल ऑडियो स्टार्ट करने में लगे हैं, उससे ज़्यादा टेक्स तो आपको आपकी लाइफ में देने पड़ेंगे। और अब मैं शुरू करता हूँ अपने बचपन से, कि एक इंसान कैसे शेप होता है। एक इंसान भी पिरामिड की तरह ही होता है। पिरामिड का एक बेस होता है, उसके बाद वो पिरामिड मिड हाइट पे पहुंचता है, और सबसे मुश्किल जो होता है वो उसका अपर पार्ट होता है। तो फिर और सब कुछ डिपेंड भी करता है कि आपने बेस से जो मेहनत की है वो आपकी अपर हाइट पे दिखती है। तो फिर मैं बेस के बारे में बात करता हूँ। मेरा बेस काफ़ी नॉर्मल था, और जब मैंने शुरू किया था पढ़ना तो फिर लाइक मैं नर्सरी में गया। तो वो जो सबके साथ होता है वही मेरे साथ भी हुआ। कोई खास नहीं था एक्सपीरियंस। बट फिर ऐसा हुआ ना कि सब लोगों ने मेरे को जज करना शुरू कर दिया कि अमन तू ऐसा है, अमन तू वैसा है, अमन तू वैसा है। और जब मेरे को जज करना शुरू किया तो मेरे को ये सही नहीं लगा, क्योंकि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरे घर में मेरी एक छोटी बहन है, और वो मेरे बचपन में तो वो थी नहीं। तो फिर ऐसा हुआ कि मुझे ये सही नहीं लगने लगा, क्योंकि मेरे घर में तो मुझे कोई नहीं जज करता। एक अकेले आदमी को कौन जज करेगा, क्योंकि मैं आदमी नहीं था, बच्चा था। और अपने पेरेंट्स का फर्स्ट चाइल्ड होने का ये फ़ायदा हुआ कि मुझे ज़्यादा अटेंशन मिली उस फेज में जब मेरे सिबलिंग्स नहीं थे। तो फिर वही हुआ, और मेरे को ज़्यादा अटेंशन मिलती थी, और स्कूल में अटेंशन नहीं मिलने के 50 या 60 बच्चों में, 50 या 60 बच्चों में कहाँ आपको अटेंशन मिलेगी उतनी। तो फिर वो अटेंशन सीख करते करते मेरे को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने लगी। और 4th या 5th क्लास तक आई वॉज लाइक, मतलब जहाँ मैंने मेरी शुरुआत की थी काफ़ी ऊपर से। मैं एक अच्छा खासा स्टूडेंट था 3rd क्लास तक। मैं कहीं पे भी 3 या 3rd बोलूँ या फिर कुछ भी हिंदी में या इंग्लिश में बोलूँ तो संभाल लेंगे। तो 3rd क्लास तक मेरा सारा जो अंदर का मोटिवेशन था वो डगमगा चुका था। और एक बच्चे से एक्सपेक्ट क्या करते हो कि वो आके अपनी सारी जो बातें हैं वो मम्मी पापा से बताए। मम्मी पापा से मैं बताता था, मम्मी पापा कहते थे नॉर्मल है, सबके साथ होता है, और ये सबके साथ होता भी है, सही बात है। तो फिर मैंने स्टार्ट करने का कब से सोचा, व्हेन आई वाज इन 9th। तो फिर कुछ ऐसी एक वारदात हुई मेरे साथ। वारदात थी, हाँ वारदात वर्ड काफ़ी अच्छा लग रहा है और इंटरेस्टिंग भी है। तो फिर एक वारदात कुछ ऐसी हुई कि मेरे मैथ्स में शायद 4 या 5 नंबर आए थे 40 से, 40 से 4 या 5 आए थे। तो आई वॉज लाइक कि अब क्या किया जाए। और 4 या 5 एक ऐसा मार्क है जो बहुत ज़्यादा है,
इस बहुत ज़्यादा, यानी कि अगर एक स्तर को देखा जाए, स्तर यानी एक लेवल को देखा जाए, तो वो लेवल से नीचे गिर चुका है। कि अगर मेरे क्लास का, तो मैं ऐसा हाल बता दूं कि अगर कोई बच्चा गाना लिख देता था ना, उसको 8-9 मार्क्स मिल जाते थे। तो मेरे 4 या 5 आए थे, मुझे याद नहीं आज भी, बट ऐसा था। तो मैंने घर पे आके जैसे नॉर्मल होता है नॉर्मल बिहेव किया। तो नॉर्मल बिहेव करते करते मम्मी ने पूछा कि कितने, मतलब कितने रिजल्ट आने वाला था, क्या हुआ रिजल्ट का। तो मैंने कहा रिजल्ट तो आ गया है। क्यों आया तो उनको भी पता था कि आ गया है। तो उन्होंने कहा कि फिर बताओ क्या क्या है। फिर मैंने सारी शीट्स निकाली, और हिंदी इंग्लिश इस वॉज लाइक ठीक ठाक मार्क्स थे। सोशल साइंस वॉज, मैं बचपन से ठीक ठाक रहा हूँ, साइंस में भी ठीक ठाक थे। मैथ्स जो था वो आपको पता है कितना था। तो मैंने सबका रिजल्ट दिखाया, मैथ्स नहीं दिखाया। और इंडिया में तो मैथ्स के, मतलब मैथ्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मम्मी ने कहा कि ये सब तो चलो हो गया, मैथ्स दिखाओ। तो मैंने मैथ्स का पेपर निकाला, तो मैंने लिखा 4 या 5 मार्क। और मम्मी ने कहा कि कितने आए। तो मैंने कहा कि 4 या 5 मार्क है। तो मम्मी ने वो ज़्यादा कहा नहीं, मम्मी ने कहा कि चलो ठीक है, जैसा भी है होता रहता है, ऐसा है। और वही वो मेरे को फ़ायदा मिला, जो मेरे बड़े बच्चे होने का फ़ायदा। तो मेरे को लगा कि यार कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है जो मैं गलत कर रहा हूँ, और इन लोगों को पता है, मेरे को नहीं पता। तो फिर मैंने शुरू किया, मैंने मैथ की बुक खोलना शुरू किया। और जब मैंने मैथ की बुक खोली, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मैंने 6th क्लास से जो लेवल था, वो लेवल मैंने 6th क्लास से ख़राब करना शुरू किया। 6th से मुझे पास करा दिया गया, 7th तक मैं पहुंचा, 7th में पास हो गया, 9th में पहुंचा, 9th तक पहुंचा। 9th तक के बाद जब ये मेरे साथ हो रहा था, तब मुझे पता चला कि यार स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर मैंने कहा अब तो हो गया है जो होना था, इसके बाद क्या करें। तो मैंने मम्मी से जाके कहा कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है, मैथ जो है मेरे बस की नहीं है, मेरे से नहीं हो रही। तो मम्मी ने कहा कि चलो ठीक है। और वो जो बिहेवियर था ना कि नहीं डांटना, बिकॉज अगर डांट दिया तो फिर ख़त्म हो गया ना, उसके बाद तो डांट दिया मार दिया तो ख़त्म हो गया। बट डांटा नहीं, मारा नहीं, और ऐसे नॉर्मली जाने दिया, तो ऐसा फील होता है कि यार मतलब बहुत ज़्यादा अपसेट है, ख़त्म नहीं हुआ है, ये कभी ना कभी फूटेगा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी फट गया तो ख़त्म हो गया ना, बात ही ख़त्म हो गई। तो फिर मेरे को ये काफ़ी ज़्यादा गलत लगा। तो मैं उस टाइम भी रॉबर्ट कियोसाकी का काफ़ी बड़ा फ़ैन था। तो मैंने उस समय बस रिच डैड पुअर डैड पढ़ी ही थी। तो रिच डैड पुअर डैड से मैंने एक लेसन था कि इट्स ऑल अबाउट मेकिंग मनी, बिकॉज मनी ही इम्पॉर्टेंट होती है लाइफ में। अगर आप पढ़ते भी हो, पढ़ते हो जॉब करने के लिए, और जॉब करते हो पैसे के लिए। फिर आई थॉट कि चलो कुछ शुरू किया जाए। तो मैं 6th क्लास का एक इंसिडेंट बताता हूँ कि 6th क्लास में मैंने एक कॉमिक शुरू की थी। उस कॉमिक का नाम मुझे याद है, बट मैं नहीं बताऊँगा, काफ़ी ज़्यादा फ़नी है। तो मैंने कॉमिक स्टार्ट की थी। मैंने एक एसोसिएट डायरेक्टर रखा था, एक मार्केटर रखा था। मतलब ये सारी जो पेमेंट थी इनकी मंथली पेमेंट 50 या 60 रुपीज़ के अराउंड बैठ जाती थी। 6 लोग थे, और ये लोग बस 10 रुपये के लिए मेरे साथ जुड़े थे। तो सारी प्रिंटिंग की कॉस्ट मैं देखता था, क्योंकि प्रिंटर मेरे पास घर पे था, पता नहीं उस समय था, पापा के काम से रखा हुआ था। तो मैंने उसमें प्रिंट करना शुरू किया। पहले मैंने शायद 8 कॉपीज़ बेची थी, और 8 कॉपीज़ बेचने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं 20 रुपीज़ पा रहा हूँ, और इन सबको मैंने 10-10 रुपये दे दिए। मेरे कॉमिक का प्राइस 10 रुपये था, और उस टाइम 10 रुपये ज़्यादा थे 6th क्लास में, क्योंकि किसी को पॉकेट मनी नहीं मिलती थी। और मंथली एक कॉपी बनाना, मतलब जैसे कि आर्टिकल्स हो गए स्कूल में, स्कूल के आर्टिकल्स कि आज ये बच्चा गिर गया, आज ये बच्चे के साथ ये हुआ। और उसके बाद फिर कॉमिक में कुछ फ़नी करना, मैंने कुछ कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए थे, शायद एक का नाम था ऋषभ, ऐसे करके काफ़ी अच्छी कॉमिक का काम मेरा निकल पड़ा था, क्योंकि मैंने 20 रुपये कमा लिए थे और सबने 10-10 रुपये कमा लिए थे। तो 3 महीने तक ये काम काफ़ी अच्छा चला, और मैंने 8 लोगों से, 8 सब्सक्राइबर से मैं बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रोथ की, और 80 या 100 के अराउंड मेरे पास कॉपीज़ का ऑर्डर आने लगा। और यू वोंट बिलीव कि हमारे जो सीनियर थे उनको तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी। तो फिर 800 या 900 रुपये थे। मेरे घर पे जो प्रिंटर था वो लेज़र प्रिंटर था। लेज़र प्रिंटर काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, किसी को भी पता हो। तो मैंने अगर 80 या 90 कॉपीज़ प्रिंट की, तो एक कॉमिक का मेरा कितना लेंथ होती थी, शायद 20 या 25 पेजेस। तो वो 2-3 महीनों में मेरा प्रिंटर की इंक ख़त्म हो गई।
सो व्हाट आई हैड बहुत की एक टीम थी मेरे पास जिसकी 150 रुपीज़ सैलरी मुझे देनी होती थी, और मैंने अपनी सैलरी 50 रुपीज़ फिक्स कर रखी थी, और जो पैसे आते थे वो सारे मैं सेव करता था, बिकॉज इन फ्यूचर मैंने तो ऐसा प्लान कर रखा था कि आफ्टर 10th आई विल बी अ मिलियनर विद दिस, मेरे पास इतने डॉलर्स होंगे, वो होगा, ये होगा। तो फिर जब प्रिंटर की इंक ख़त्म हो गई तो फिर सारा बिजनेस मुझे डूबता हुआ दिख रहा था। तो मैंने अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए प्रिंटर में इन्वेस्ट करने का सोचा। तो तब मेरे पास शायद थे कितने, अगर मेरे को आज अच्छे से मैंने लिखा हुआ था, मेरे को मिल नहीं रहा, वो शायद 3600 या फिर 4000 रुपीज़ के आसपास थे। और उस टाइम वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट था, क्योंकि हम लोगों में से किसी ने इतने पैसे एक साथ उसके पास हों, ये बहुत बड़ी बात होती थी। सो आई थॉट कि चलो बिजनेस किया जाए। तो आई आस्क्ड द ओनर ऑफ द मशीन, मेरे पापा से मैंने पूछा कि पापा इसमें इंक डलवा दो। तो पापा ने कहा क्यों? तो पापा को मैं कहता हूँ पापा मेरे को बिज़नेस करना है। तो पापा कहते हैं कि क्या बिज़नेस करना है? तो मैंने अपना पूरा प्लान समझाया कि LTG समझा दिया, लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल, हाउ विल आई ग्रो, कैसे मैं सीज़न 2 लाऊंगा, कैसे, मतलब कितने सारे प्लान्स थे मेरे। आप बच्चे होते तो आप बहुत सारा सोच भी लेते हो, क्योंकि खाली टाइम आपके पास हद वाला होता है। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है चलो मैं इंक डलवा देता हूँ, और तुम मेरे को कितना पे करोगे? तो मैंने कहा कि पापा आप जितना बोलो उतना पे करूँगा। तो उस टाइम पापा ने मुझे कहा था कि हर चीज़ की एक कीमत होती है जो तुमको देनी पड़ेगी। तुम अगर इसमें समय लगा रहे हो तो फिर शायद तुम अपनी पढ़ाई में ना समय लगा पाओ। तो मैंने उनको मेरी टीम के बारे में बताया, और मेरी टीम में जितने लड़के थे वो सब मेरे घर के आसपास के थे। तो फिर मैंने सबसे इंट्रोड्यूस कराया कि ये मेरा क्रिएटिव हेड है। क्रिएटिव हेड मैंने नाम नहीं दिया था, बट वो ड्राइंग्स बनाता था, और एक लड़का था वो बस आर्टिकल्स लिखता था। आर्टिकल्स यानी छोटे छोटे आर्टिकल्स। तो वो हमारे क्लास का टॉपर था, तो फिर उसने भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। 6-7 क्लास में ऐसा नहीं होता ना, वो पॉलिटिक्स नहीं होती, स्टूडेंट पॉलिटिक्स की, ये टॉपर है इससे बात नहीं करनी, ये फेल हो रहा है, नहीं इसके साथ तो बिल्कुल नहीं घूमना, टीचर के आगे इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा। वो स्ट्रेटेजी नहीं थी हमारे साथ। तो कुछ ऐसा हुआ कि चलो बिज़नेस काफ़ी अच्छा चल पड़ा। और पापा ने जब मेरे को कहा कि हर चीज़ की एक कीमत होती है, तो फिर मैंने कहा कि पापा कितने की आएगी? तो पापा ने कहा कि शायद 200 या 300 रुपये की। तो फिर 200 या 300 रुपये कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं था। मैंने 300 रुपये पे किए, और मैंने प्रिंटर में इंक डलवा ली। प्रिंटर में एक बार इंक डलवाने के बाद शायद 1500 पेजेस प्रिंट होते हैं। तो फिर वो सब चलने लगा, काफ़ी ठीक ठाक से बिजनेस चला मेरा 1-1.5 साल। और मेरी टीम 15 लोगों से ग्रो करके 20-25 लोगों तक की हो गई थी। कुछ सीनियर्स थे जिनको मैंने सुपरवाइज़र के रूप में हायर कर रखा था। सीनियर्स को पर उनके नाम के 2-3 आर्टिकल्स चाहिए होते थे, बिकॉज स्कूल में उनका नाम हो जाए। तो हमारे बिज़नेस कुछ चला, उसके बाद सारे टीचर्स को पता चला, और टीचर्स ने मेरा पूरा बिज़नेस चौपट कर दिया। उन्होंने कहा कि यू वुडंट डू एनीथिंग लाइक दिस। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं करेंगे। तो मेरा बना बनाया बिज़नेस, मेरे 80 या 90 सब्सक्राइबर्स ख़त्म हो गए। जो मेरे पास पैसे पड़े थे, मैंने उनका सोचा कि मैं उनका क्या करूं। तो मैंने सोचा कि मैंने जिनसे पैसा कमाया है, यानी मेरी टीम, उनके साथ बांट लिया जाए। उस टाइम करीब वो 8 या 9 हज़ार रुपये थे, और मैंने मेरी पूरी टीम के साथ, यानी 20 लोग जो थे, उनके साथ मैंने डिवाइड कर लिया। और वो मेरी लाइफ का एक ऐसा डिसीजन था जिसने मेरे को शेप किया कि आप जो करते हो वो आप अकेले के लिए नहीं करते, और अगर आप कर रहे हो तो एक टीम के साथ हो सकता है वो सारा काम। तो फिर वो सब जो मैंने फेस किया, उसके बाद वो 9th क्लास का जो मेरा एक्सपीरियंस था, उसके साथ वो ऐड हुआ। क्योंकि आपका लाइफ जो है वो एक बुक की तरह है, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, ऐसे करके एक बुक चलती है ना। तो जब वो 5th या 6th चैप्टर जब मैंने ऐड कर दिया, तो मेरी लाइफ की बुक, जो फिगर्स उसके ऊपर जा रहे थे, वो सारे फिगर्स नीचे आने शुरू हो गए। आपने ग्राफ देखा होगा, एक ग्राफ ऊपर जाता है, नीचे आता है। मेरा ग्राफ जब शुरू में 6th क्लास से लेकर 10th क्लास का ग्राफ बताऊं, तो मैंने 9th क्लास में एकदम ही उसमें ऐसा हो गया कि डिक्लाइन देखना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने कहा कि चलो बहुत अच्छा है जो भी हो रहा है। तो चीज़ें होती गई, मैं सीखता गया। 10th क्लास में मैंने अपना एक गिफ्टिंग बिजनेस शुरू किया था, और उसके बाद वो 11th में मैंने जो किया था वो मैंने अपनी लास्ट वाले पॉडकास्ट में बताया था कि 11th में मैंने शायद 16,000 रुपीज़ जो थे वो अर्न किए थे।
और फिर मैंने 12th क्लास में बुक्स पढ़ना शुरू किया। बुक्स मैंने 11th में शुरू कर दिया था बिकॉज मैंने शायद उस टाइम बिल गेट्स को देखा था। हमारे क्लास में एक दिन 9th क्लास की या 10th क्लास की बात है, टीचर आए, उन्होंने 12 या 13 लोगों का नाम लिखा। ये सारे फोर्ब्स के नंबर 1 बिजनेसमैन थे, नंबर 1 नहीं मतलब बेस्टेस्ट बिजनेसमैन थे। तो उसमें उन्होंने फर्स्ट नाम लिखा मार्क ज़करबर्ग, जो मतलब जो है अभी बड़े बड़े टेक जायंट्स वाले, और उसी में लास्ट में अंबानी का नाम भी था। तो मैंने ये सीन कि बिल गेट्स का नाम है, तो उन्होंने कहा कि इसमें से सबसे अमीर कौन है, ये कौन बताएगा। तो मैंने हाथ उठाया। उस टाइम फेसबुक का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड था, तो फिर मैंने बताया मार्क ज़करबर्ग। तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो मैंने पूछा कि सर क्यों। उन्होंने कहा कि ये जो सब, वो मेरे कंप्यूटर वाले सर थे, उस टाइम एंड्रॉयड का ज़माना इतना नहीं आया था। तो उन्होंने ये कहा कि फेसबुक जो है वो चलता किससे है। तो एक टर्म होता था ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले मैंने कहा कि कंप्यूटर पे चलता है। तो उन्होंने कहा कंप्यूटर पे क्या डला होता है उस पर चलता है। तो मैंने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो उन्होंने कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है ना। तो मैंने कहा कि हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है बताएं। तो उस टाइम भी मेरे को एप्पल ओएस के बारे में नहीं पता था, तो उस टाइम मेनली माइक्रोसॉफ्ट चलता था, विंडोज़ एक्सपी। हाँ, विंडोज़ एक्सपी चलता था। तो विंडोज़ एक्सपी सर ने कहा कि विंडोज़ एक्सपी बिल गेट्स ओन करते हैं, और तुम ईच कॉपी जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्सपी की खरीदते हो, उसमें से जो रेवेन्यू है वो माइक्रोसॉफ्ट को जाता है। तो मेरे घर पे तो पायरेटेड डला हुआ था, तो फिर पायरेटेड भी जो होता है उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो बिल गेट्स सबसे अमीर आदमी थे। तो मैंने बिल गेट्स को यूट्यूब पे सर्च किया। उस टाइम यूट्यूब नया नया आया था, शायद ही मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं 9th क्लास में था, 2014 या 15 की, 2014-15 या फिर 12-13, मुझे अच्छे से याद नहीं है। बट यूट्यूब नया नया था उस टाइम, और इंटरनेट भी मेरे घर में लगा हुआ था। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी मेरे पास, रिसोर्सेज। तो मैंने बिल गेट्स को सुनना शुरू किया। बिल गेट्स वन सेड कि रीडिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मैंने कहा कि चलो पढ़ते हैं। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट, शायद उन्होंने कोई किताब पढ़ी थी उस समय, मेरे को उस किताब का नाम आज भी याद नहीं है। तो वो किताब मैंने पढ़ने की सोची, तो आई बॉट दैट बुक। तो वो बुक शायद 280 या 290 की थी। और मैं आपको बता दूं कि मैं 9th या 10th क्लास के बाद सेल्फ डिपेंडेंट होना मैंने शुरू कर दिया था, कि मैं अपने घर से अपनी पॉकेट मनी वगैरह नहीं मांगता था। मैंने गिफ्टिंग का बिज़नेस शुरू किया था, उससे काफ़ी ठीक ठाक मैं अर्न कर ले रहा था। तो वो जो था, वैसा होने के बाद मैंने वो बिल गेट्स की वो बुक पढ़ी। उसके बाद मैंने वॉरेन बुफे को देखा कि वो उस टाइम शायद उनकी नेटवर्थ $85 बिलियन थी। हाँ, $85 बिलियन। तो उनका जब मैंने सुना, तो उन्होंने कहा कि मेरे जो मतलब मैंने जब शुरू किया था, तो मैंने सबसे पहले, जब वो 12 साल के थे, उन्होंने FC मिनाकर की किताब द 1000 वेज टू मेक $1000 वो पढ़ी थी। शायद वो 1938 में थी, शायद वो किताब 1938 में पढ़ी थी उन्होंने। तो 1938, हाँ शायद उसमें पढ़ी थी। मेरे को अच्छे से फिगर याद नहीं है, बट उसी टाइम में पढ़ी थी, 1938, 47 उसी के अराउंड पढ़ी थी। तो उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट थे, तो मैंने वो पढ़ी, द 1000 वेज ऑफ मेकिंग $1000। और वो उसमें से मेरे को 2-3 आइडियाज़ काफ़ी पसंद आए। मैंने शुरू किया, फेल हुआ, और मैं बता रहा हूँ कि मैं बहुत बार फेल हुआ। मैं अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें बता देता हूँ, फेल होना नहीं बताता, बिकॉज फेल होना बताओगे तो फिर आदमी शुरू कैसे करेगा। ये सारा पॉडकास्ट शुरू होने पे है, और अपनी शुरुआत को आपको हमेशा देखना पड़ेगा। तो फिर मेरे को जो लगा, मैंने वो पढ़ना शुरू किया। और बुक पढ़ना भी मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि मैं एक ऐसा इम्पेशेंट लड़का हूँ कि मेरे को एक जगह तुम 5 मिनट नहीं बैठा सकते। बट मैंने बुक पढ़ना शुरू किया, तो फिर ठीक ठाक लगता था, एक्सपीरियंस अच्छा था। और उस टाइम जब नेटफ्लिक्स नहीं था, तो फिर तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था। और यूट्यूब पे भी मैं इतने वीडियोस तो नहीं आते थे आज जितने आते हैं। तो वो सब जो था, वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, उससे मैंने एक्सपीरियंस लिया। फिर मैंने बिल गेट्स के जो मेंटोर थे, उनका नाम था, शायद मुझे ये नहीं याद, उनकी बेंजामिन ग्राहम या फिर ग्राहम, ऐसे कुछ था उनका नाम। तो उनकी किताब थी द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। तो फिर वो मैंने पढ़ी। उसके बाद मैंने शेयर मार्केट के बारे में जाना। मेरे पास ठीक ठाक सा रेवेन्यू था उस टाइम, और मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया। और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद वो भी शुरुआत काफ़ी गलत शुरुआत थी। मैंने 5-5 रुपये 6-6 रुपये वाले शेयर खरीदे पहले। और मैंने वो बेंजामिन ग्राहम का जो एक कॉन्सेप्ट है मिस्टर मार्केट,
तो मिस्टर मार्केट एक नशेड़ी आदमी है। बेंजामिन ग्राहम का कॉन्सेप्ट मैं बस आपको सिंपली समझा रहा हूँ। मिस्टर मार्केट एक नशेड़ी आदमी है और वो कभी कभी उसका मूड जब अच्छा रहता है तो फिर वो काफ़ी महंगे में चीज़ें बेचता है, और कभी कभी वो जब मतलब दुखी होता है तो फिर बहुत सस्ते में बेच देता है। तो फिर उन्होंने ये कहा था कि आपको सही समय पे ख़रीदना है और सही समय पे बेचना है। तो मेरे को एक वॉरेन बुफे का आज भी कोट याद है कि बिकम ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज़ नीडी एंड बिकम नीडी व्हेन एवरीवन इज़ ग्रीडी। तो फिर काफ़ी अच्छा है स्टॉक मार्केट के लिए। स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कोई और वीडियो बनाएंगे, बट इट्स ऑल अबाउट स्टार्टिंग। यू शुड स्टार्ट। किसी भी चीज़ की शुरुआत काफ़ी मुश्किल होती है, और ये जो पूरी कहानी थी, इस पूरी कहानी का मतलब ये बनता है कि शुरुआत काफ़ी मुश्किल होती है। एक 8 लोगों की टीम 20 लोगों तक पहुंची। पूरे स्कूल में मैंने मेरी कॉमिक बुक भेजनी शुरू की। मैंने मेरा बिजनेस गिफ्टिंग का बिजनेस शुरू किया। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो लाइन से होती गई, और मेरे जो फ्यूचर है उसको फॉर्म करती गई। और आपके बुक में हर साल या हर 6 महीने में एक नया चैप्टर जुड़ जाता है। और वो कभी कभी आपने नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज़ देखी है तो एपिसोड 8 में कुछ ऐसा होता है कि एपिसोड 9 या 10 या पूरी सीरीज़ का मतलब ही चला जाता है। कि अगर मैंने एपिसोड 8 से देखा होता तो मेरे को सब कुछ समझ में आ जाता, क्योंकि एपिसोड 8 तक जो भी हुआ था वो सब तो फालतू गया। तो फिर ऐसा ही होता है कि आपका नया चैप्टर जब जुड़ता है तो फिर पुराना चैप्टर की वैल्यू ख़त्म हो जाती है, फिर कम हो जाती है। बट आपको वो पुराना चैप्टर फेस करना इम्पोर्टेंट था एक नए चैप्टर के लिए। तो फिर एक नया चैप्टर आप भी शुरू कर सकते हो, और आई बिलीव इन यू। और मैं जानता हूँ आप शुरू करोगे। आपको कुछ भी शुरू करना है, यू कैन जस्ट आस्क मी। मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊँगा, आप मुझे ईमेल कर सकते हो और हम लोग डिस्कस करते हैं। कुछ भी हो, कोई भी आइडिया हो, डिस्कस करते हैं। डिस्कशन करने से सब कुछ समझ आता है, मज़ा आता है डिस्कशन करने में। क्योंकि डिस्कशन करोगे आप तो फिर आप आगे बढ़ने का सोचोगे, आप पीछे वाली परेशानियों को भूल जाओगे। बट आप अकेले रहोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ इम्बैलेंस रहेगा, लाइफ का प्रोपोर्शन सही नहीं रहेगा। तो फिर मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ कि बस आप शुरू करो और ये पूरी दुनिया आपके साथ आ जाएगी। फेसबुक भी मार्क ज़करबर्ग ने एक अपने रूम में बैठ के शुरू किया था। बिल गेट्स भी अकेले थे, स्टीव जॉब्स भी अकेले थे। सब अकेले रहते हैं। बट यू नीड टू स्टार्ट समडे। यू कैन स्टार्ट टुडे। आप अपने अंदर के उस इंसान को ज़िंदा रखिएगा, मेरे अंदर के इंसान को याद रखिएगा, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि शुरुआत करना मुश्किल होता है। मैंने 9 या 10 टेक्स के बाद शुरू तो किया, और मैं अभी शायद 20 या 25 मिनट रिकॉर्ड भी कर चुका हूँ। तो फिर बस शुरुआत करना मुश्किल होता है। पहले के 5 मिनट परेशानियाँ होती है, जैसे पहले के 5 मिनट मुझे परेशानी हुई। उसके बाद सब कुछ आसान हो जाता है, सब कुछ फ्लो में जाने लगता है। तो फिर बिलीव इन योर सेल्फ, एंड मैं मिलता हूँ फिर ऐसे किसी पॉडकास्ट में।